स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय गौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार अनिवार्य प्रश्न पत्र। प्रश्नों के माध्यम से मैं ये कंप्लीट करा रहा हूँ। ओके, तो चलिए हम लोग आगे के प्रश्न करते हैं। तो हम लोगों ने 561 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम लोग को करना है 562 से। ओके, तो आपका प्रश्न है यहाँ पर, तीव्र तकनीकीकरण से प्रभावित होता है ओके प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, उपर्युक्त सभी। ओके, तो तीव्र तकनीकीकरण से उपर्युक्त सभी चीज़ें प्रभावित होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन प्रारंभ हुआ था किस सन में? सर्वप्रथम किस सन में पारिस्थितिकी के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया था? ओके, तो ऑप्शन 1959, 1685, 1455, 1895। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो होगा 1685। ओके, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो पारिस्थितिकी शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टॉन्सले ने, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी E.G. रोस, ऑप्शन सी पीटर हैगेट, ऑप्शन डी पी जिसबर्ट। ओके, तो किसने किया था? तो आप सभी लोग जानते हैं, टॉन्सले ने किया था 1935 के आसपास। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टॉन्सले ने किया था। ओके, तो याद रखना ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मैं थोड़ी तेजी से करूंगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्थलीय, 1 मिनट, स्थलीय नहीं मेरे ख्याल से, यहाँ पर, चलिए ठीक है, क्वेश्चन सही है बट ये नहीं काट दीजिए। ओके, क्योंकि गलत हो जाएगा क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन बनाने में। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ओके, आपको इसका जवाब देना है। नदी का मुहाना, सागर तट, पठार, लैगून। आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है। स्थलीय तो नदी यानी ये जलीय वाला है, ये तो नहीं शामिल है। सागर ये भी जल वाला है, ये भी नहीं शामिल है। लैगून, ये भी लैगून झील होती है, तो ये भी नहीं शामिल है। तो इसमें स्थलीय वाला एक है पठार। ओके, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा ये। ओके, यहाँ नहीं काट दीजिए, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में पठार शामिल है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल है? ओके, कौन सा ऐसा घटक है जो जैविक घटक है? परपोषी, स्वपोषी, शाकाहारी, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी। ओके, ऑप्शन आपका डी सही होगा। परपोषी का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। स्वपोषी का मतलब जो अपने आप अपना भोजन बनाते हैं, यानी पेड़ पौधे। परपोषी का मतलब जीव जंतु, मानव समेत सभी आ जाते हैं। शाकाहारी का मतलब जो शाकाहारी जीव जंतु, तो सभी हैं, सभी में जीव होता है, मतलब जान होता है। ओके, तो सभी सजीव हैं, इसलिए सभी जैविक घटक हैं। तो उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन सही होगा। टॉन्सले जाने माने हैं क्या है? टॉन्सले एक जाने माने हैं क्या है? पारिस्थितिकविद, जैव भूगोलवेत्ता, भूविज्ञानी, प्राणी विज्ञान। तो ये एक पारिस्थितिकविद हैं, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? टॉन्सले ने किया था। ओके, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जल जीवन का आधार है, जल की सतही व भूगर्भिक कमी को क्या कहते हैं? अगर जल की सतह, पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के भूगर्भ में जल की कमी हो जाए तो हम क्या कहेंगे? उसको क्या कहते हैं? सूखा कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं, अकाल कहते हैं, त्रिकाल कहते हैं। तो सभी लोग जानते हैं सूखा कहते हैं। ओके, जब पृथ्वी की सतह पर जल की कमी हो जाती है, उसके गर्भ में जल की कमी हो जाती है, तो उसको सूखा बोला जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, सूखा। फिर है अगला प्रश्न 569 नंबर का, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है, यह कथन किसका है? E.P. ओडम, E. वॉर्मिंग, चार्ल्स डार्विन, अर्नेस्ट हैकेल। ओके, बताइए। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है, यह कथन किसका है?
देखिए वैसे तो इसमें ऑप्शन गलत दे रहा है, लेकिन आपको लगाना है ऑप्शन ए ईपीओडम, क्योंकि मैंने इसको सर्च करके लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है, ये कथन है ईपीओडम का, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है। मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ भी चुका है। उद्यान, एक्वेरियम, खेत, तालाब। तो सबसे छोटा पारितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जिसका निर्माण मानव ने किया है? तो सभी लोग जानते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम हो सकता है आपके घरों में हो, ओके, ऐसे कांच का बना होता है, इसमें कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे मछलियाँ वगैरह होती हैं, खूबसूरत लगता है। तो मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र, ओके। चाहे पारितंत्र बोलिए चाहे पारिस्थितिक तंत्र बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? शुद्ध प्राथमिक उत्पाद, सकल शुद्ध उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्या पूछ रहा है, उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा, तो यहाँ पर कुल लगा है, कुल का मतलब होता है सकल, तो सकल शुद्ध उत्पादकता, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सकल शुद्ध उत्पादकता, ओके। उत्पादकों द्वारा निर्मित कुल ऊर्जा की मात्रा को सकल शुद्ध उत्पादकता कहते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पर्णहरित, एटीपी, सूर्य का प्रकाश, हरे पौधे। बहुत ही आसान प्रश्न है, हरे पौधे नहीं होगा, सॉरी, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी, क्योंकि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश सूर्य से ही होता है, ओके भाई। यहाँ पर सूर्य होता है, यहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, सूर्य का प्रकाश यूज़ करके पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो ऊर्जा का प्रवेश पारतंत्र में कहाँ से होता है? प्राथमिक स्रोत कहाँ है? स्रोत तो सूर्य ही है ना, सूर्य से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी सही होगा। अब ये प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित द आउटलुक टावर की स्थापना किसने की? पर्यावरण शिक्षा से संबंधित द आउटलुक टावर की स्थापना किसने की? बिल्कुल गलत ऑप्शन दे रहा है गाइड में। आपके ऑप्शन यहाँ पर पार्किंग मास ने की, मैथ्यू अर्नल्ड ने, पैट्रिक जेडिस ने, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका गाइड में आंसर दे रहा है वो पार्किंग मास दे रहा है, ओके, बिल्कुल गलत आंसर है, पैट्रिक जेडिस ने, ओके। द आउटलुक टावर की स्थापना पैट्रिक जेडिस ने की थी, आपको ध्यान में देना है, ऑप्शन सी सही होगा, ना कि ऑप्शन ए। गाइड में बहुत सारे प्रश्न गलत हैं, बहुत सारे। अगला प्रश्न भी थोड़ा सा मतलब विवादित है, क्योंकि इसमें दरअसल आंसर बहुत ज़्यादा गलत दिया है, तो इसलिए मैं इसको सर्च करके सही चीज़ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई 1980, 1982, 1984, 1986, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए वैसे मैंने सर्च किया तो मुझे डाउट लगा था ना, तो इसलिए मैंने सर्च किया, तो 1983 बता रहा था, तो 1983-84 के आसपास, इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है सही होगा, 1984, ओके। 1984 मानिए, क्योंकि 1983 लास्ट था और कंप्लीट होने वाला था, इसलिए 84 आप मानिए, तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। हालांकि अगर हो सकता है एग्ज़ाम में आए तो वहाँ 83 दे हो, अगर दिया हो तो आपको 83 लगाना है, ओके, लेकिन 83 नहीं दिया तो उसके नियरेस्ट आपको लगा देना है 84 वाला। 82 नहीं लगाना, क्योंकि 82 बहुत पहले का था, ओके। मैंने बताया 83 समाप्त होने वाला था तब स्थापना हुई थी, तो इसलिए जो नियरेस्ट है वो लगाना है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? ऑप्शन ए देहरादून 1980, ऑप्शन बी अहमदाबाद 1984, ऑप्शन सी बेंगलुरु 1988, ऑप्शन डी मुंबई 1992। तो भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना देहरादून 1980, ओके, ये ऑप्शन आपका सही होगा। डेट को लेकर मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, बट ये है देहरादून में ही हुआ था, ये कंफर्म है, ओके, तो डेट भी यही होगा, देहरादून में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी। फिर बहुत ही आसान प्रश्न है, सर्वभक्षी जीव का उदाहरण है, ऐसा कौन सा जीव है जो सर्वभक्षी है? हाथी, शेर, लोमड़ी, मानव। सर्वभक्षी मतलब सब कुछ खा लेता है, कच्चा पक्का, शाकाहारी मांसाहारी सब कुछ, ओके, सर्वभक्षी। तो उसको आप लोग जानते हैं, मानव ही है, हम ही लोग हैं।
भाई शाकाहारी भी खाते हैं, मांसाहारी। अब जो हाथी वो तो सिर्फ शाकाहारी है, शेर है सिर्फ मांसाहारी, लोमड़ी सिर्फ मांसाहारी, तो मानव ही है जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, इसलिए मानव को सर्वभक्षी जीव कहा गया है या सर्वाहारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैविक साम्यता स्थापित होती है किसमें, किसके द्वारा? उत्पादक और अपघटक के द्वारा, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा, उत्पादक और उपभोक्ता के द्वारा, या फिर उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है सही होगा ऑप्शन डी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा, यानी तीनों मैंने आपको बताया था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे, उपभोक्ता में सभी जीव जंतु मानव समेत, और अपघटक में जीवाणु, कीटाणु, कवक। ओके, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जैविक साम्यता इन्हीं तीनों में स्थापित होती है, क्योंकि ये तीनों जैविक होते हैं, मतलब इनमें जान होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे खतरनाक क्या है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो सबसे खतरनाक वैसे नाम से ही आप जान जाइए। ओके, नाभिकीय प्रदूषण बहुत ज़्यादा खतरनाक है, रेडिएशन इससे बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन के समानांतर हुए संसदीय पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किस संस्था की स्थापना की गई? अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन क्रॉस, ट्रैफिक, मानव तथा जीवमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संसदीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान एक संस्था की स्थापना की गई थी, मतलब जब ये सम्मेलन हो रहा था उसी समय एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन क्रॉस। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इस बार पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है इसके। उत्तराखंड का सशक्त पर्यावरण आंदोलन चलाया गया था, उसका क्या नाम था? चिपको आंदोलन, गंगा बचाओ, यमुना बचाओ, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं चिपको आंदोलन ओके चलाया गया था जब पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही थी उत्तराखंड में, देहरादून में बेसिकली। तो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए सब लोग पेड़ों में जाकर के चिपक जाते थे, तो उसको चिपको आंदोलन कहा गया, ताकि पेड़ की कटाई कम हो। ओके, कहते थे अगर पेड़ काटना तो पहले मुझे काटो। तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यानी किसके नेतृत्व में चलाया गया था? रीता बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट, हेमवती नंद बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो चिपको आंदोलन चलाया गया था उसके प्रणेता कौन थे? अब देखिए, इसमें तो ऑप्शन दे रहा है, चलिए ठीक है, ऑप्शन बी आप लगाइए। ओके, ये सही है, ऑप्शन कुछ भी दे, जो सही चीज़ है वो। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा व चंदी प्रसाद भट्ट, इसमें तो ए दे रहा है, लेकिन ए नहीं सही होगा। ओके, सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंदी प्रसाद भट्ट के द्वारा चलाया गया था। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के आधार पर दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? अपिक्को आंदोलन, रक्षा सूत्र अभियान, मैत्री आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। मतलब जब उत्तर भारत में यानी उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था, तो उसी तरह दक्षिण भारत में एक आंदोलन चलाया गया था पेड़ों को बचाने के लिए, कर्नाटक में बेसिकली चलाया गया था, कर्नाटक यानी दक्षिण भारत में। तो उसको क्या कहा गया? तो उसको कहा गया था अपिक्को आंदोलन, अपिक्को आंदोलन। ओके, ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, अपिक्को आंदोलन के प्रणेता कौन थे, यानी अपिक्को आंदोलन किसने चलाया था? पांडुरंग हेगड़े, सुंदरलाल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है, पांडुरंग हेगड़े। मैं बहुत तेज़ करा रहा हूँ ओके, ताकि आपका भी समय बचे, मेरा भी। अपिक्को आंदोलन के प्रणेता थे पांडुरंग हेगड़े, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल के ग्रामीणों द्वारा वनों की अवैध कटाई के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया गया? रक्षा सूत्र अभियान, अपिक्को आंदोलन, चिपको आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो पूछ रहा आंदोलन कौन सा चलाया गया था। ओके, चिपको आंदोलन तो उत्तराखंड में मैंने आपको बताया, और ये अपिक्को दक्षिण भारत में। तो टिहरी गढ़वाल में रक्षा सूत्र अभियान चलाया गया था, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ओके, ऑप्शन ए सही होगा। तो कुछ प्रश्नों को आप इस प्रकार भी कर सकते हैं दिमाग लगा करके कि भाई कौन सा इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो होगा कौन? एक ही बचा। एक और इसी से रिलेटेड है, उत्तराखंड के नंगे पहाड़ों को फिर से हरा भरा करने हेतु कौन सा आंदोलन चलाया गया था? रक्षा सूत्र अभियान, मैत्री आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, चिपको आंदोलन।
तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर नहीं आता तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो अपिक्को नहीं होगा क्योंकि ये दक्षिण भारत में था, उत्तराखंड की बात कर रहा है। नंगे पहाड़ों को बचाने के लिए तो ये चिपको नहीं होगा क्योंकि पेड़ों की कटाई से, हालांकि ये भी जो उत्तर होगा वो भी पेड़ों की कटाई से ही होगा, लेकिन नंगे पहाड़ों को जब बचाने की बात आए तो एक आंदोलन था, मैत्री आंदोलन चलाया गया था। ओके, मैत्री आंदोलन नंगे पहाड़ों को फिर से हरा भरा करने हेतु चलाया गया था। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों पर पेड़ लगाया जाए तो उसको मैत्री आंदोलन कहा गया था। और ये जो चिपको आंदोलन था ये देहरादून में पेड़ों को कटने से बचाने के लिए। ओके, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर, यहाँ पेड़ों को लगाने के लिए, यहाँ कटने से बचाने के लिए। हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही है कि पेड़ों की सुरक्षा की जाए, लेकिन ध्यान देना है नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उत्तराखंड के नंगे पहाड़ों को फिर से हरा भरा करने के लिए मैत्री आंदोलन चलाया गया। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण की सुविधा की प्रथम बैठक कहाँ और कब संपन्न हुई थी? ये सुविधा, अब उसमें टाइप था तो मैंने भी इसको टाइप कर दिया, हालांकि मुझे समझ में नहीं आ रहा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए मार्च 1970 वाराणसी, ऑप्शन बी जून 1977 भोपाल, ऑप्शन सी मई 2000 लखनऊ, ऑप्शन डी अप्रैल 1998 दिल्ली। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, दिल्ली वाला। ओके, ऑप्शन डी सही होगा। इसमें ए दे रहा है तो ए नहीं सही होगा, डी सही होगा, अप्रैल 1998 दिल्ली में। ओके, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा की प्रथम बैठक, शायद किसी संस्था का नाम हो। ओके, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सुविधा जो लगा ये मुझे नहीं समझ में आ रहा या टाइपिंग मिस्टेक है। अप्रैल 1998 में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सुविधा की प्रथम बैठक हुई थी। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है, अगर प्रश्न आ जाता है तो अप्रैल 1998 दिल्ली आपको लगाना है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। मानव पारिस्थितिकी खतरे में है, कैसे आप कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि मानव पारिस्थितिकी खतरे में है? ऑप्शन ए है क्योंकि मानव अपने परिवर्तित पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करने लगा है। ऑप्शन बी क्योंकि पर्यावरण अवनयन की समस्या नहीं है। ऑप्शन डी क्योंकि मानव प्रकृति संबंध मधुर नहीं है। ऑप्शन डी है इसमें क्योंकि मानव ने अधिक तकनीकियों में विकास कर लिया है। तो अधिक तकनीकी विकास कर लिया है, इससे पारिस्थितिकी खतरे में कैसे हो सकती है? कर लिया तो ठीक है। मानव प्रकृति संबंध मधुर नहीं है, ये थोड़ा सा सही है लेकिन बहुत ज़्यादा सही नहीं है। मानव पर्यावरण अवनयन की समस्या नहीं है, बिल्कुल है, ये भी नहीं होगा। खतरे में कैसे पारिस्थितिकी, क्योंकि मानव अपने परिवर्तित पर्यावरण से सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। मतलब मानव ने ही पर्यावरण चेंज किया, अब वो उसी चेंज में अपने आप को उसके अनुकूल नहीं समझ रहा है। ओके, अडेप्ट नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहा है। ओके, तो ऑप्शन है आपका सही होगा क्योंकि वह मानव अपने परिवर्तित पर्यावरण से खुद ही सामंजस्य स्थापित नहीं कर पा रहा। ओके, कठिनाई अनुभव कर रहा है। जो पर्यावरण वो निर्मित किया है मानव, उसमें वो रह ही नहीं पा रहा है अपने खुद ही। तो ऑप्शन ए सही होगा। ओके, अब ये प्रश्न है 1 मिनट 588 नंबर का, ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रभाव पड़ेगा? मौसम पर, तापमान पर, ध्रुवीय बर्फ पर, उपरोक्त सभी पर। मतलब ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो भाई मौसम पर पड़ेगा, तापमान पर पड़ेगा, ध्रुवीय बर्फ, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, सभी पर पड़ेगा। तीसरी दुनिया के देशों की जैव संपदा के आधार पर लिए गए पेटेंट का विरोध करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया? 1993 में न्यू कैंपेन, 1983 में ग्रीन पीस, 1950 में ट्रैफिक, 19 नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा, 1993 में न्यू कैंपेन की शुरुआत की गई तीसरी दुनिया के देशों की जैव संपदा के आधार पर पेटेंट का विरोध करने के लिए। ओके, कुछ प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। ओके, तो उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, रटना पड़ेगा एक प्रकार से। शीशा रहित पेट्रोल से वाहनों से प्रदूषण कितना प्रतिशत कम हो जाता है? आपको पता है ये जो पेट्रोल होता है हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें शीशा होता है, लेकिन अगर हम शीशा रहित पेट्रोल बना दें, मतलब शीशा ना डालें उसमें, ओके, शीशा को निकाल दें, तो प्रदूषण कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? 50%, 70%, 80%, 100%?
तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा। ओके, 50% प्रदूषण कम हो जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, धरती में पाए जाने वाले गैस में मीथेन की कितनी मात्रा होती है? 80 से 90%, 40 से 60%, 70 से 80%, इनमें से कोई नहीं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, धरती में पाए जाने वाले गैस में मीथेन की कितनी मात्रा होती है? ओके, तो 80 से 90%, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम प्रदूषण किस गैस से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से भी प्रदूषण होता है लेकिन बहुत कम। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इससे तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, इससे बहुत कम प्रदूषण होता है लेकिन होता है। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। भारत में मीथेन गैस का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? वाहन चलाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है वाहन चलाने में, ऑप्शन ए आपका सही होगा, वाहन चलाने के लिए। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल छिद्र की पुष्टि की गई थी, कब? 1980 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में। ओके, आपको बताना है कि ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल छिद्र की पुष्टि कब की गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका, वैसे इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए वो दिया ही नहीं मेरे ख्याल से, 1985 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है। ओके, 1985 आप मान के चलिए, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं कि इसमें ऑप्शन होना नहीं चाहिए। मैं थोड़ा सा, जहाँ 50 है ना वहाँ पर 85 होना चाहिए था। तो ये टाइपिंग मिस्टेक आप याद रखिए कि सर्वप्रथम विशाल छिद्र की जो खोज की गई अंटार्कटिका में, तो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने 1985 में की थी। ये टाइपिंग मिस्टेक है। जलवायु परिवर्तन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ते उद्योग, वनों का विनाश, इनमें से कोई नहीं। भाई, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है बताइए, मतलब सबसे प्रमुख कारण बताना है। वैसे ये तो तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या ये भी है, कहीं ना कहीं ये तेज़ी से बढ़ते उद्योग ये भी कारण है, लेकिन जो वनों का विनाश है ये सबसे प्रमुख कारण है। जैसे जैसे हम वनों का विनाश करते जा रहे हैं, जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो आपको प्रमुख कारण देना है जो सबसे एकदम नियरेस्ट है उसके। ये भी कारण है, ये भी कारण है, लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट कारण नहीं है। वनों का विनाश सीधा प्रभाव डालता है ओके जलवायु परिवर्तन पर। कोपेन ने विश्व को कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 2, 4, 3, 5, ऑप्शन डी होगा 5। ओके, कोपेन ने विश्व को 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा है। अगला प्रश्न है और मेरे ख्याल से लास्ट प्रश्न है, देख लेते हैं। इसके बाद शायद होगा प्रश्न, मैं देखता हूँ, अभी शायद नहीं। ओके, सरदार सरोवर परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाला मध्य प्रदेश के भूभाग तथा पर्यावरण पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव के प्रति कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो इस प्रश्न को ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, बस ये ध्यान में रखना है, सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित कौन सा आंदोलन चलाया गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन, यमुना बचाओ आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर। तो श्योर है कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। ओके, गंगा तो है नहीं भाई, गंगा सरदार से कोई रिलेशन है नहीं, यमुना से भी कोई रिलेशन नहीं है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन तैयार करना है, क्योंकि कोई कोई क्वेश्चन होता है ना, समझ में नहीं आता कि पूछ क्या रहा है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे सरदार सरोवर नर्मदा नदी से संबंधित है, तो नर्मदा नदी आंदोलन जो है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, यही चलाया जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कोई क्वेश्चन है कि नहीं। तो बस इतने ही प्रश्न थे, 36 प्रश्न थे शायद। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना अपनी सभी फ्रेंड्स में, चाहे कॉलेज के फ्रेंड्स हों, कोचिंग के फ्रेंड्स हो, कहीं के भी फ्रेंड्स हो आपके, उनको शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ओके, मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।